गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेट में हम आगे के टॉपिक देखेंगे। हमने पहले लेक्चर में सेट के टाइप्स पढ़े थे, उसमें से कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं। जैसे हम इक्वल सेट, क्या है? जब दो सेट उनके एलिमेंट एक ही जैसे हों और उनके नंबर भी समान हो। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, सेट ए बी, दूसरा सेट बी हो, इसमें भी हो। देखिए इसके क्रम का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, ए और बी है, इसमें भी बी और ए है या ए और बी। ये दोनों सेट ये आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल। ठीक है। दूसरा है समतुल्य। ये सब हमने बता दिया है, फिर भी आज चर्चा कर रहे हैं। समतुल्य में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इक्विवेलेंट जो सेट होते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। सेट ए में अगर ए बी है और किसी दूसरे सेट बी में 1 2 है तो ये इक्वल है, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो सब इक्वली है, इनकी संख्या जो है समान है। इक्वल नहीं होगा लेकिन इसके समतुल्य होगा, इक्विवेलेंस होगा या इक्वली होगा ए और बी, क्योंकि इसके दो एलिमेंट है, इसके भी दो एलिमेंट है। जो मेरा मेन टॉपिक है आज, उस पर हम चर्चा करते हैं उपसमुच्चय, सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आगे भी जब हम वेरिएबल्स से प्रूव करते हैं तो इन सब कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। आज हम सबसेट के बारे में बात करेंगे। सबसेट क्या है? जब किसी सेट ए का एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी में भी बिलोंग करता हो। सेट ए यानी किसी एक सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हो, बिलोंग करते हो, तो वह सेट उस दूसरे सेट का उपसमुच्चय यानी सबसेट कहलाता है। एग्जांपल देखिए, जैसे सेट ए में ए बी सी, एक दूसरा सेट बी है जिसमें बी सी ए इक्वल है। आप सोचेंगे ये तो इक्वल सेट है, बिल्कुल है, ये इक्वल सेट है, लेकिन ए और बी में ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो यहां पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल है। इसमें क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट मौजूद हैं बी में। अगर ये सी होता ए बी सी डी, तब भी आप कहते ए इज अ सबसेट ऑफ सी। क्लियर? तो ये सबसेट हो गया। बराबर भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब यहीं पर जब ए और सी में देखें तो हम यहां पर ये सिंबल की प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सबसेट का सिंबल है ये, यानी इसमें ए और बी के एलिमेंट आपस में बराबर भी हैं या बी का एलिमेंट ज्यादा भी हो सकता है, जैसा कि यहां सी में हमने एग्जांपल के रूप में लिया है ए बी सी के साथ डी, तब भी ए बी सी मौजूद है। हम ए इज अ सबसेट ऑफ सी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहां पर लिख दिया ए इज अ प्रॉपर सेट। इसको बोलते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। क्लियर? ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है और ये सिंबल है सबसेट। अब प्रॉपर सेट की डेफिनेशन अब आप क्लियर कर सकते हैं। इसको हमने प्रॉपर सेट लिखा, इसको प्रॉपर सेट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं। क्लियर है? ए बी सी, लेकिन एक एलिमेंट डी ऐसा है जो ए में नहीं है। कहने का मतलब सी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि सेट ए में नहीं है। इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रॉपर सेट का सिंबल होता है। जब दो सेट का रिलेशन लिया जाए, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होते हैं, लेकिन दूसरे वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जो पहले वाले सेट में नहीं होता, तो उनके बीच में प्रॉपर सेट का यूज होता है। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, जब ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ सी, तो इसको आप कह सकते हो सी इज अ सुपर सेट ऑफ ए।
इसको बोलते हैं सुपरसेट। हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप क्लास में हैं, आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया मैथ के, और कोई बच्चा है, आपने जो 5 सॉल्व किया वो तो किया, और 2 एक्स्ट्रा उसने और कर लिए, उसके कुल कितने हुए 7। तो अब आपको और उसके बीच में कहा जाए कि वो बच्चा सुपर है पहले वाले बच्चे से। ए और बी 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट, ए ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, बी ने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी 5 आपने जो सॉल्व किए थे उसने भी सॉल्व किए, 2 एक्स्ट्रा कर लिए, कुल 7 क्वेश्चन उसके हो गए। तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो गए, तो ए सबसेट होगा बी का। लेकिन अगर हम बी से उसको घुमा के बात करें तो बी सुपर होगा ए से, तो सुपर का सिंबल बी। क्लियर हो गया? ये 3 चीज ध्यान रखिएगा, सबसेट कब बनता है, प्रॉपर सेट कब बनता है, और सुपर सेट कब बनता है। अब इसके बाद है ऑपरेशन, 2 सेटों के बीच का ऑपरेशन क्या है। जैसे जब हम इन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, या यानी अगर हम प्लस करते हो, माइनस करते हो, या मल्टीप्लाई करते हो, या डिवीजन करते हो, यही 4 ऑपरेशन है। 2 संख्याओं के बीच को अगर हम जोड़ते हैं तो एक नई संख्या मिलती है, 2 संख्याओं को घटा देते हैं तो एक नई संख्या मिलती है, 2 संख्याओं का गुणा करें या भाग करें तो हमें एक नई संख्या मिलती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इन 2 सेटों का यूनियन कर दें, इंटरसेक्शन कर दें, या डिफरेंस निकाल दें, तो भी हमें एक नया सेट मिलेगा। इसके हम ऑपरेशन को देखते हैं। सबसे पहला है यूनियन। ए यूनियन बी, यूनियन को यू से दिखाते हैं, यूनियन सेट। अगर एक सेट ए बी सी, एक दूसरा सेट है डी ई एफ, ऐसा नहीं कोई ही हो। अब अगर इनका यूनियन करना है तो ए यूनियन बी, इसको लिखेंगे ए यूनियन बी, मींस सेट ए के सारे एलिमेंट यूनियन सेट बी के सारे एलिमेंट। अब इसका यूनियन करेंगे, इसमें जितने एलिमेंट हैं और इसके जितने एलिमेंट हैं वो सब मिलकर के एक एलिमेंट, एक सेट बनाएंगे, वो नया सेट होगा ए यूनियन बी। क्लियर? अगर इसमें कुछ वैल्यू कॉमन हो, अब हम यहीं पर डी ले लेते तो यहां पर भी डी हो जाता। लेकिन क्या इसके यूनियन वाली जो सेट, नया सेट बना, यूनियन सेट मान लेते हैं एक्स है, तो क्या ये सेट एक्स में कोई चेंज आएगा? देखिए ए बी सी डी डी ई एफ, तो क्या डी को हम 2 बार लिखेंगे? नहीं। मैंने बताया था कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट अगर बार बार रिपीट होता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो यहां पर ए बी सी डी ई एफ ही लिखा जाएगा। अगर 2 बार डी आता है तो सिर्फ कॉमन वैल्यू को एक बार यूज करते हैं। ये आपका यूनियन हो गया। तो हम किसी भी 2 सेट को जोड़ते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी से हम एक चीज और बताएंगे जो आपको वेरिएबल जब आप प्रूव करेंगे उसमें काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत इजी है। जैसे सेट ए, सेट ए में क्या है? ए, तो आप क्या लिखते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया? अगर सेट ए में जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में भी है, यहां पर देखिए, तो आप लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जो एलिमेंट बी में है E बिलोंग्स टू बी, तो आप देख रहे हो E बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्लियर? तो यहां पर हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं
देखिएगा, या जो रिलेशन हम दिखाना चाहते हैं कि जो एलिमेंट ए में है वह उसके ए यूनियन बी में, जो एलिमेंट बी में है वह ए यूनियन बी में। अब यहां पर ई ए यूनियन बी में है, लेकिन ये ई बी में नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी एलिमेंट ए यूनियन बी में है वो या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। जैसे यहाँ डी, तो डी ए में भी है और बी में भी है। तो हम इसको क्या रिलेट कर सकते हैं, इसको समझिएगा। इससे अब हम ये लिखें, सपोज करिए x बिलोंग्स टू A यूनियन B। इसका मतलब अगर A यूनियन B में x है तो यह x या तो A में रहा होगा या तो B में होगा, तभी ये A यूनियन B में है। इन दोनों में से किसी न किसी सेट का ये एलिमेंट है। अब हमें क्लियर है नहीं, तो हम यहां पर अगर ओपन करना चाहेंगे तो ये इंप्लाइज दैट का सिंबल है, इंप्लाइज दैट x belongs to A और x belongs to B। अगर यूनियन वाले सेट को अगर हम ओपन करें या इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं तो x की वैल्यू A को बिलोंग करती है या x belongs to B। इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसी चीज को x belongs to A और x belongs to B, तो हम लिख सकते हैं x belongs to A यूनियन B। बोथ इंप्लाइज दैट, ये बोथ इंप्लाइज दैट, या इसी को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये जो सिंबल है इफ एंड ओनली इफ का है या बोथ इंप्लाइज दैट। यानी ये दोनों तरफ इंगित करता है। इस कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं या इस कंडीशन से ये लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कहीं पर x belongs to A यूनियन B है तो आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि x A यूनियन B में है, तो इसका मतलब हो गया कि x A में होगा या x B में होगा। क्लियर? तो ये हो गया यूनियन। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। दूसरा पॉइंट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल ये, इसमें दो सेट इंटरसेक्शन जब किए जाते हैं दो सेटों को, तो इनमें इंटरसेक्शन एक नया सेट बनाएगा और वो A इंटरसेक्शन B जैसे किया जाए तो इस सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो A और B दोनों में मौजूद है, यानी कॉमन वैल्यू। देखिए सेट A 1 2 3 4, सेट B 4 1 6, ये अब A इंटरसेक्शन B 1 1, यहां 1 आ जाएगा, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 4, देख रहे हैं 1 है और 4। तो आप क्या कहेंगे, अगर कोई वैल्यू ये इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन वैल्यू आती है। दो सेटों के कॉमन वैल्यू को हम उसके इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो अब रिलेशन क्या बन रहा है कि अगर 1 बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, अगर 1 A और B के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वह सेट A का भी एलिमेंट है और सेट B का भी एलिमेंट है। यहां पर इंटरसेक्शन हम किसमें तोड़ते हैं, एंड में। यूनियन को किसमें तोड़ते थे, और में। देखिए लिखेंगे implies that 1 belongs to A and 1 belongs to B। देखिए 1 belongs to B और यहाँ 1 belongs to A। इसी तरीके से 4 belongs to A and 4 belongs to B। क्लियर है? तो इंटरसेक्शन में अब हम इस 1 की जगह पे अगर हम जनरल फॉर्म में देखें कि
इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b अगर कहीं लिखा है इसको हम लिख सकते हैं implies that x belongs to a and x belongs to b। दूसरे शब्दों में अगर कहीं लिखा है x belongs to a and x belongs to b तो implies that इसके लिए यानी both implies that x belongs to a intersection b। तो अब आप इन दो एग्जांपल से ये क्लियर कर लिए कि अगर यूनियन है, यूनियन का एक्सप्लेनेशन होता है यूनियन में आर होता है और इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, एंड होता है। इसका यूज आपको अभी जब हम डी मॉर्गन्स लॉ या अन्य फार्मूले अगर आप डिराइव करेंगे तब वहां आप इसका यूज देखेंगे। ठीक है, अब हम डिफरेंस पे आते हैं। दो सेटों का डिफरेंस क्या है? तो दो सेटों के डिफरेंस में यानी अंतर में क्या है? अगर सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 4 3 5 6, अगर ए को बी से माइनस करें इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी एक नया सेट बनाएगा। उस सेट में एलिमेंट कौन से होंगे? a माइनस बी का मतलब हुआ a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है, या यूं कह सकते हो इस सेट a के वे एलिमेंट बाहर कर दिए जाएंगे जो सेट b में भी मौजूद हैं। ध्यान दीजिए, जैसे a में क्या है 1 2 3 4, अब इसमें से 1 2 3 4 अब माइनस करना है b को, यानी b के एलिमेंट जो इसमें b के एलिमेंट दिख रहे हैं तो b में क्या है 4 है, यहां पर भी 4 है, इसको माइनस कर दो। यहां 3 है, यहां पर भी 3 है, इसको माइनस कर दो। और भी कोई एलिमेंट है जो b में है और a में है? नहीं है, तो ये हो जाएगा a माइनस b, यानी सिर्फ a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है वही आएंगे। क्लियर? अगर हम इसी को देखते हैं b माइनस a, अगर कोई कहे b माइनस a तो सबसे पहले सेट b के एलिमेंट लिखते हैं 4 3 5 6। समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे या हम इसमें से माइनस करेंगे a के एलिमेंट को 1 2 3 4। अब देखिए माइनस होगा, 4 है 4 माइनस कर देते हैं, 3 है, वो नया सेट बनाएंगे। चलिए हम आगे लिख लेते हैं, तो नया सेट जो बनेगा यहां 4 4 3 3, अब बचा क्या 5 और 6। b माइनस a, तो b में से a के एलिमेंट को माइनस करेंगे, a माइनस b, तो a में से b के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो a माइनस b होगा। क्लियर हो गया? अब हम इसी को, तो आप एक चीज देखिए, यहां पर 1 और 2 मिला है तो आप लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू a माइनस b। तो क्या देख रहे हैं 1 a में, a माइनस b में है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 इस सेट में है और 1 b में है नहीं है, लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स। बात समझ में आ रही है? अगर 1 a माइनस b में है इसका मतलब 1 a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो माइनस लगा हुआ है तो ये डज नॉट सिंबल बन जाता है, बिलोंग का क्या हो जाएगा डज नॉट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए 5 बिलोंग्स टू b माइनस a, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू b एंड अब 5 क्या a में है? नहीं है, तो आप लिखेंगे 5 does not belongs to a। क्लियर? अब इस एग्जांपल से हम ये समझ लिए कि जो एलिमेंट दो सेटों के अंतर में होगा वो पहले सेट में तो है लेकिन दूसरे सेट में
नहीं है। इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। a माइनस बी, अगर ये x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू a एंड इसमें एंड टूटेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो जो वैल्यू माइनस में है, अगर यही होता कि x जैसे y बिलोंग्स टू b माइनस a, इसका मतलब y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये इस तरीके से हमने आज 3 चीजें पढ़ी, यूनियन, इंटरसेक्शन और इसका डिफरेंस। साथ में ये भी देखा कि इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको हम कैसे अलग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका यूज करके डी मॉर्गन्स लॉ और उस पर अन्य जो फार्मूले जो डेराइव किए गए हैं वेरिएबल के थ्रू, उसको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।